गत 26 एवं 27 सितंबर को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में नस्या उत्तराखंड के तत्वावधान में यूथ एंड आयुर्वेद विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के साथ साथ युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी भाग लिया। समापन समारोह पर वर्तमान के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर अग्रवाल के साथ साथ हिमालय आयुर्वेद के डॉक्टर फारूक, विशिष्ट अतिथि श्री बालेंदु प्रकाश जी, नस्या के संरक्षक श्री राम ज्योतिषी जी ने इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन के पश्चात मंच पर उपस्थित अतिथियों को वनौषधि एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। We are blessed to have the presence of Param Pujya Acharya Balkrishna Ji amongst us. It is his blessings by which we are here today. It is him who has provided all the facilities available to us to conduct this national conference and be amongst you. When we met him, he was very humble and gave us ample opportunity to sit and talk and discuss with him the program of NasyaCon, the main theme of which is youth and Ayurveda. He was impressed by the theme of youth and Ayurveda, and he being the leading world figure, it gives us immense pleasure to have his gracious presence during this valedictory session. I welcome you from the bottom of the heart, sir. नस्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपया इस संपूर्ण आयोजन के संबंध में इंट्रोडक्टरी और नस्या के संबंध में, विज्ञान भारती के संबंध में कुछ शब्द कहें। सन 2008 में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जब हुई, तब विद्यार्थियों जो आयुर्वेद का भविष्य है, उस भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए विज्ञान भारती द्वारा एक उपक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम नेशनल आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन ऐसा रखा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों को तथा वैद्यों को अपने शास्त्र के प्रति लगाव उनके मन में निर्माण हो, तथा यह जो लगाव निर्माण हुआ है वह सिर्फ एक खोखला लगाव न रहे, बल्कि उस शास्त्र में उनको अधिकाधिक माहिर बना दिया जाए। इसलिए विद्यार्थियों को जो भी ज़रूरत लगेगी, उस सारी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से नस्या की स्थापना की गई। नस्या आज देश के लगभग 15 से 18 राज्यों में पहुंच चुका है। आज हमारी कायम स्वरूपी लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है, उसमें लगभग 3000 विद्यार्थी सम्मिलित हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में हम बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। मुझे यह कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि आचार्य जी ने सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं उनके लिए किताबें वहीं से तुरंत भेज दी। इसी के साथ नस्या के साथ एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा उपक्रम इसी हरिद्वार के पावन भूमि में लेने के लिए उन्होंने हाँ कर दी है, जिसके लिए मैं पूरी नस्या से तथा पूरी आयुर्वेद फैकल्टी की तरफ से
उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। और अब मैं बहुत आदर के साथ जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे अति सम्मानित विशिष्ट अतिथि आदरणीय फारूक साहब। कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। देखिए, हमने क्यों कहा कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ही सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा मेडिसिन्स, second largest in the world, volume wise, and value wise 13th position. Value wise 13th position. और आयुर्वेदिक medicines negligible as medicines. बालंदु जी यहाँ पर हैं, बालकिशन जी हैं, हम लोग इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो साइंस से जोड़ना है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है, ज़रूरी है बहुत, तब आपकी दवा ली जाएगी। बिकॉज व्हेन यू टेक ए US FDA अप्रूवल, हाइजीनिसिटी is on the top priority. बात यह है कि आप लोग, what is your duty now? आप लोगों को सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। हमारे बड़े दोस्त थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमारे से उम्र में बड़े थे लेकिन बड़ी मोहब्बत करते थे। एक बार उन्होंने, हम मिलने गए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कल इंग्लैंड की मास्टर रोल, वहाँ चीफ जस्टिस को मास्टर रोल कहते हैं, कि मास्टर रोल ऑफ इंग्लैंड शी विजिटेड अस एंड आई आस्क्ड हर व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन इंडिया। शी सेड टू थिंग्स, वन ताज महल एंड अनदर नीम ट्री। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इंडियन हर्ब्स। याद रखिए कि हमारी जड़ी बूटियों में बड़ी ताकत है, हर मर्ज की दवा है, बात है उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की। एक शायर ने कहा है कि आम की साथ अगर जामन भी खाई होती, आम की साथ अगर जामन भी खाई होती, इतनी जल्दी ना दुनिया से विदाई होती। तो नेचर ने इंतजाम तो किया है और हमारे शास्त्रों के अंदर वो सब चीज आपको मिल जाएगी। सिर्फ जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं है। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन हर्ब्स को प्रिस्क्राइब करिए। ऑलवेज डू रिसर्च ऑन आयुर्वेदिक हर्ब्स, हैव ग्रेट पोटेंशियल। आई डिड इट, यू ऑल्सो डू, यू विल गेट लॉरल्स इन योर लाइफ। हमारा ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के साथ ये पैट्रियाटिक ड्यूटी अपनी निभाएं। इंसान को इम्प्रूव करना है, आपको इम्प्रूव करना है अपनी फील्ड में। माय ब्लेसिंग्स टू यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और आप याद रखिए कि अपने कॉन्फिडेंस से कि मंजिलें तो खुद अपने अज़्म ही से मिलती हैं, मंजिलें तो खुद अपने अज़्म ही से मिलती हैं। राहबर मुसाफिर को हौसला नहीं देते, अपने हौसले से आपको काम करना है। और ये जो सिस्टम है, कितने ही लोग इसके खिलाफ चलें, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। दो चार क्या हैं सारे ज़माने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आदरणीय फारूक साहब। मैं अपने को बीच में व्यवधान
का पात्र न बनाते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे आज के इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर महावीर अग्रवाल, जिस विरासत की चर्चा फारूक साहब ने भी की, श्री राम ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं, उस विरासत की, प्राचीन विरासत के जीवंत मूर्तिमान प्रतिमान प्रोफेसर महावीर अग्रवाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबको असीम आनंद प्रदान करने वाले और वर्तमान समय में माँ भारती के गौरव को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठापित करने के लिए कृत संकल्प परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने अपना समग्र जीवन आयुर्वेद की सेवा में समर्पित कर दिया और उसके बदले में कुछ नहीं चाहा, ऐसे आयुर्वेद के शिखर पुरुषों के मध्य में सेतु का काम करने के लिए स्थापित इस संस्था के सभी माननीय अधिकारीगण, अभी कल इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस मंत्र का उच्चारण मैंने प्रारंभ में किया था, इस मंत्र के उच्चारण के साथ उन्होंने अपना उद्बोधन समाप्त किया और सारे विश्व को बताया कि अब भारत ने ये निश्चय कर लिया है कि दुनिया में कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, सर्वे संतु निरामया। और उसके लिए दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, या तो 21 जून में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, सारा संसार योग की छाया में आए, या आज इस श्रद्धालय में आपके माध्यम से आयोजित होने वाला आयुर्वेद का ये दिव्य आयोजन, इन दो माध्यमों से सारे विश्व को निरामय बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए स्थापित ये संस्था, इसके सभी माननीय पदाधिकारीगण, आज मैं इसलिए और अधिक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इस आयोजन में सम्मिलित होकर, क्योंकि आज के दिन ही क्रांतिवीर भगत सिंह का जन्म हुआ था। देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत उस क्रांतिवीर भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज इस आयोजन का किया जाना वास्तव में एक अभिनंदनीय कार्य है। हमारे एक छात्र थे बहुत पहले गुरुकुल कांगड़ी में, उनको थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ABCD कुछ थोड़ा सा कहीं से सुनने को मिल गया और उन्होंने अपने आश्रम के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया और दुनिया में जितनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं उन सारी बीमारियों का नाम लिख करके नीचे लिख दिया कि इन सभी रोगों के उपचार का एकमात्र स्थान, इससे आयुर्वेद का उद्धार नहीं होगा। आज विज्ञान का युग है, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ जब कोई तथ्य संसार के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसी को सारा संसार स्वीकार करता है। आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले प्रिय छात्रों, आपको प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। आराम से जीवन जीने से कोई बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि बड़ा लक्ष्य है, बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करना है, बहुत दूर अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो उसके लिए उतनी ही तीव्र गति से दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे तो हर समय कवि कुल गुरु कालिदास का एक श्लोक स्मरण रहता है। महाकवि कालिदास ने लिखा है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद का जो महासागर है वो संस्कृत भाषा में है। आयुर्वेद के सारे रत्न संस्कृत भाषा में छिपे हुए हैं। इसलिए कवि कुल गुरु कालिदास ने जो कहा था कि जो प्राचीन है वही सब श्रेष्ठ होगा, ये भी ठीक नहीं है, और जो नया है वही सारा का सारा ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। दोनों को मिलाकर हमारे प्राचीन काल में आयुर्वेद के क्षेत्र में जो शोध कार्य हुआ, जो अनुसंधान हुआ, और जिन बातों को सुन करके आश्चर्य होता है कि क्या उस ऊंचाई को हमारा आयुर्वेद प्राप्त कर चुका था, उसको भी स्मरण करना होगा।
उन बातों पर भी चिंतन करना होगा, उन विषयों पर भी अनुसंधान करना होगा, वहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना होगा। और आज वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक साधन, वैज्ञानिक उपलब्धियां मानव के सामने उपस्थित हैं, उन दोनों को जोड़ करके जब हम काम करेंगे तो हम सारे संसार में सबसे ऊपर होंगे। हमारा जो प्राचीन है, हमारी जो नेत्र दीपक उपलब्धियां हैं, हमारे ऋषियों ने जो अनुसंधान किया है, जो शोध किया है, जो खोजें की हैं, उनको आज वर्तमान के चिंतन के साथ मिला करके दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे तो क्षितिज के उस पार एक ऐसा आशा का दीप जलता हुआ दिखाई देता है, एक ऐसा नक्षत्र दिखाई देता है, आशा की एक ऐसी दिव्य किरण दिखाई देती है कि आगे आने वाले समय में ये भारत केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सारे संसार का नेतृत्व करेगा, सारे संसार को दिशा प्रदान करेगा। और उसमें प्रमुख क्षेत्र होगा आयुर्वेद का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, सारे संसार को निरोग बनाने का एक क्षेत्र, और इसके संवाहक आप सब होंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद और बहुत आदर के साथ आपको नमन भी, प्रणाम भी। मित्रों, माननीय कुलपति जी का उद्बोधन सुनते समय एक पिछले 17-18 वर्ष का इतिहास, पर मुझे लगता है हमारे बीच सुभाष भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, विवेकानंद भी हैं, दयानंद भी हैं, और मेरे जैसे अनेक लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हरिद्वार में रहते हुए, जिन्होंने एक एक क्षण को, एक एक दिन को और उसमें परिवर्तन होते हुए, बढ़ते हुए देखा है। आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी रामदेव जी ये 17-18 वर्ष के काल के चरक हैं, धन्वंतरी हैं, पतंजलि हैं। जितना काम सैकड़ों पिछले 500-700 काल में जो रुका हुआ काम था, इन 17-18 वर्षों में आज विश्व के पटल पर पहुंचा है। मुझे मेरे पास शब्द नहीं है इसके आगे बोलने के लिए। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके आशीर्वाद में रोजाना ऐसे न जाने कितने कितने कार्यक्रम देश के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि यह परिसर पतंजलि योगपीठ परिवार का परिसर है, और अब तो आप भी परिवार के सदस्य बन गए हैं। इस आयोजन के लिए डॉक्टर साहब वहाँ पर आए कि इस तरह का आयोजन होना है। मैंने और कुछ देखा नहीं, मैंने सिर्फ इतना देखा था कि जवान हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप सभी युवा हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहाँ पर आप सबको पथ प्रदर्शन करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रेरित करने के लिए, अभी जैसे हमारे परम सम्माननीय जो बहुत ही विद्वान हैं, हमारी वैदिक संस्कृति और परंपरा के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, ऐसे परम यशस्वी डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, जो वर्तमान में कुलपति हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के, आपने सुना। हमारे बीच में आप देख रहे हैं, आपने इससे पहले जो अद्भुत उद्बोधन सुना, ऐसे अद्भुत वक्ता ही नहीं, ये अद्भुत कर्ता भी हैं, और हमसे बहुत प्रेम है, मुझसे बड़े हैं। इनकी आदत है या तो बहुत बड़ों से दोस्ती गांठते हैं या तो छोटों से भी गांठते हैं। तो हम तो शंकर दयाल शर्मा जी के ज़माने के तो नहीं हैं, पर अगली पीढ़ी में हैं। ऐसे हमारे बहुत ही अत्यंत आत्मीय प्रिय डॉक्टर फारूक साहब, और यहाँ पर इस संस्थान के नस्य शब्द आप लोगों ने क्यों रखा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझको लगता है कि नस्य का अर्थ, नस्य क्रिया जो है ना, शोधन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शोधन हो जाए तो अच्छी बात है।
बड़ा विचार से रखा होगा। वैद्य हमारे विक्रांत पाटिल जी और हमारे दूसरे भाई छगन जांगण जी और बहन नम्रता जी, और उधर बहन बैठी हैं सुषमा जी, और एक नाम संस्था के डॉक्टर श्रीराम ज्योतिषी जी। इसके अतिरिक्त पद्मश्री हमारे डॉक्टर बालेंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने आयुर्वेद में बहुत काम किया है। और एक बात और कहूँ, मैंने आपको बाद में जाना, पर पिताश्री को मैंने सुना है बहुत। और बाकी हमारे सामने भी बहुत सारे हमारे विद्वज्जन हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, बाकी बहुत सारे लोग हमारे सम्मुख भी हैं। आप सभी विद्वज्जनों का मैं अभिवादन करता हूँ। शास्त्री जी अद्भुत वक्ता हैं। वस्तुतः यह एक हमारे हृदय में, मैं यूँ कहूँ कि जब आयुर्वेद की बात आती है, जैसे अभी कुलपति जी ने कहा, बड़ों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद होता है। कार्य करने का जज्बा जो जवानों में हो सकता है, जो जवान लोग कर सकते हैं, बड़े तो शायद वो कर चुके हैं, तो उनकी प्रेरणा से हम लोग जो काम करना चाहते हैं वो लोग आगे आएं। इसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म, हालांकि पतंजलि योगपीठ ने इस क्षेत्र में अपने स्तर पर विविध तरह के कार्य को कर रहा है, पर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी खड़ी हो जाएं तो देश में बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस क्षेत्र में ये नश्य जो है बहुत सारा काम करें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी लोग जुड़ें। जहाँ तक विज्ञान की बात है, प्राचीन काल में भी अनुसंधान होते थे। उस अनुसंधान से ही हमने आयुर्वेद को पाया, दूसरी विधाओं को पाया। ऋषियों ने विविध ग्रंथों को लिखा और आज भी अनुसंधान होता है। परंतु यदि हम दुनिया में आयुर्वेद को पहुंचाना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आज हम दुनिया को दुनिया की भाषा में समझा सकें। उस ढंग से हमको कार्य करना होगा, नहीं तो हम कितने भी दिव्य चीज़ को लेकर के घूमें, दुनिया को हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमको जब हम देखते हैं इन हजारों सालों में, यदि आप देखें 13वीं सदी के बाद में निघंटु काल जब महाप्रकाश आदि के बाद शुरू होता है, 16वीं 17वीं सदी तक जाते जाते बाद में इन 300-400 साल में कुछ आयुर्वेद के ऊपर ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। जब मैं पुस्तक देखता हूँ, हम लोग अभी काफ़ी काम कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर, पांडुलिपियों के ऊपर हमारा काफ़ी काम चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विजय प्रचेता जी के साथ 1-2 विद्वान और हैं, हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि 1500 साल 1800 साल पुराने जब पांडुलिपियों को और ग्रंथों को देखते हैं और उनके विद्वतापूर्ण जो गहराइयों को हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि जब 1800 साल पहले हम इतने उन्नत थे, तो आज यदि उसी प्रवाह से यदि आयुर्वेद को बढ़ाते तो न जाने हम दुनिया में कहाँ होते। यह समय है, इतिहास के विषय में भी हमको अतीत को विस्मृत नहीं होना देना चाहिए। जो इतिहास को भुला देते हैं वो लोग वर्तमान को सही ढंग से जी नहीं सकते हैं। इसलिए हमको अतीत से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, और जहाँ हमारी भूलें हुई हैं उन भूलों का सुधार करने का भी यह सही समय है। इससे सुंदर समय हमको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हर एक आयुर्वेद की, चाहे वो छात्र हों चाहे अध्यापक हों, हर एक को मैं एक बात के लिए यह निवेदन करता हूं, और मैं भी इसी भाव से जीता हूं कि कम से कम यह जन्म, चाहे किसी भी कारण से भगवान ने आपको इस आयुर्वेद विधा से जोड़ दिया है, तो जीवन निर्वहन के लिए तो जरूरी है कहीं भी जुड़ना चाहिए। परिवार का भरण पोषण करना है, जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। परंतु हम यदि भरण पोषण को सेकेंडरी मान लें, हम उसको द्वितीय श्रेणी में रख करके प्रथम मान लें कि हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने हमको इस आयुर्वेद से जोड़ा है। तो इसकी जो
यह जो गंगा है, इस गंगा में हमें डुबकी लगा करके इस आनंद को पाना है, उन गहराइयों से मोती को ढूंढ करके दुनिया को भी दे करके तब हमको इस संसार से जाना है। इस भाव से आप जिए, इस दिव्यता में आप जिए। डॉक्टर फारूक साहब कह रहे थे, देखिए दुनिया को तो तब हम पढ़ाएंगे ना जब हमको विश्वास होगा। ये हीन भावना डॉक्टर महावीर जी अभी बहुत कह रहे थे। हालांकि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमने बहुत किया, मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान जो करा रहे हैं हम तो उसके द्वारा प्रेरित होकर के कर पा रहे हैं, हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। परंतु हम देखते हैं पीछे 10 साल पहले भी जाइए, वैद्य बालेंदु जी तो वैद्य ही थे शुरू से, डॉक्टर तो मैंने नाम ही नहीं सुना इनका, परंतु बाकी सब डॉक्टर थे, वैद्य ही नहीं थे। भाई तुमने वैद्य को पढ़ा, तुम डॉक्टर कहाँ से हो गए? हमको हीन भावना से हम ग्रसित थे, हमको वैद्य कहलाने में कहीं ना कहीं हीनता का अनुभव होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। अब जाकर के कहीं थोड़ा सा वैद्य कहलाने में, वैद्य बोलने में वो हीनता का भाव खत्म हो गया है। ये भी प्रभु की कृपा है कि पतंजलि योगपीठ ने इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया, बाकी लोगों ने भी प्रयास किया। सब धन्यवादी हैं, सबका हमको धन्यवाद करना चाहिए। और मैं ये अभियान नस्य के माध्यम से इस अभियान को भी कहिए कि जो भी आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ करके आए हमारे विद्यार्थी होंगे वो डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वो वैद्य लिखेंगे। ये एक अभियान चलाइए। हमको वैदिक आयुर्वेद से यदि आपकी पहचान है तो आयुर्वेदीय परंपरा पर हमको सम्मान और हमें गर्व होना चाहिए। यदि हम स्वयं हीन भावना से जिएंगे, हमारी हीनता को दूसरा कोई दूर करने के लिए नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। उस हीन भावना से हमको बाहर निकलना होगा। कहीं पर भी बहुत सारे छात्र छात्राएं वो प्रयास करते हैं एलोपैथिक फील्ड में जाने के लिए, नहीं होता है, वो आयुर्वेद में आ जाते हैं। ये एजुकेशन का एक दोष है, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। उसके लिए हम सरकार के स्तर पर अभी प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए। आप आयुर्वेद में आए हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि आप द्वितीय श्रेणी के छात्र हैं या बौद्धिक क्षमता में आपकी कहीं न्यूनता है। आप परंतु हमारे अंदर एक हीनता का जो भाव है वो पहले ही भर दिया जाता है, तो वो हीनता से हमको बाहर निकलना होगा। हम आयुर्वेद में हैं पर हम किसी से कम नहीं हैं। इस भाव से आप आगे बढ़ें, इस भाव से आप अध्ययन करें। इसी तरह से औषधि विज्ञान की जहाँ तक बात है, अभी हम बहुत सारे कार्यों को हम कर रहे हैं। विविध तरह के अनुसंधान का कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। उन कार्यों में हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद का जो आधार है, जो स्तंभ है, उनमें मुख्य जो काष्ठौषधियाँ हैं, जब तक जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, द्रव्य नहीं होंगे, उन द्रव्यों के विहीन आयुर्वेद कहाँ से जीवित रहेगा। द्रव्यों के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए, जिन शास्त्रों में जो प्रयोग लिखे गए हैं, हम तो नाम में ही अटक जाते हैं। विविध तरह के द्रव्यों को हमको नाम का ही पता नहीं है, एक नाम से कई द्रव्यों को हम ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह की विविध तरह की परिस्थितियां हैं, विविध तरह की परेशानियां हैं, विविध तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारे हैं। अनुसंधान की जैसा भी बात हो रही थी, अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के टॉप लेवल के जर्नल में जब तक हमारे आर्टिकल पब्लिश नहीं होंगे, डॉक्टर फारूक साहब तो ज़्यादातर सब एकल औषधि की जैसे आपने बात की, इस पर आप बहुत जोर दे रहे हैं। सत्य है, दुनिया के अंदर अभी एकल औषधि का बोलबाला है। आयुर्वेद में एकल औषधि प्रयोग का वर्णन पहले से है। जैसे अभी मैं डॉक्टर साहब को दिखा रहा था, जो योग शतकम के अंदर बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं, 1, 2, 3 ऐसे योगों का बहुत सारे अद्भुत वर्णन है उसके अंदर। शायद वो आप लोगों के लिए भी मैंने पुस्तक भिजवाई है, बहुत अद्भुत है, 1400 साल पुरानी पुस्तक है। तो आयुर्वेद में उसका वर्णन है पहले से, हम लोग उसका प्रयोग भी करें, उस तरह से चीज़ों को भी बढ़ावा दें। पर हम तब उसको बढ़ा सकेंगे जब हमको उसके ऊपर पूरा विश्वास होगा। तो हम स्वयं उसको प्रयोग करते हुए और आगे बढ़ करके और सारा काम करने का प्रयास करें। तो रिसर्च के लिए जो बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल हैं दुनिया में, ये हमको कहते हुए पीड़ा होती है कि आयुर्वेद के शब्द से जड़ी बूटी की औषधियों को जानने वाले लोग बहुत